धर्मेंद्र जी एक छोटा सवाल था, ये जितनी किस बातें आपने बताई, जितनी बातें गिनाई, अब सवाल सुन लो, जितनी बातें आपने गिनाई इसमें और 11 बातें जोड़कर आप 22 के चुनाव में गए थे अखिलेश जी। जितनी आपने गिनाई ये भी अच्छी गिनाई, इसमें 11 और जोड़ ली मैंने अखिलेश जी की वाली है, तो इन सबको लेके आप गए थे। एक भी नौकरी नहीं, हाहाकार, रुक जाओ, प्रदेश में हाहाकार मचा है, सारे लोग मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही, ये सब आपने कहा था ना 22 में, कहा था या नहीं, हाँ या ना, कहा था ना जी भाई। अब पूरा सवाल सुन लोगे, बीच में बोलते रहोगे तब भटक जाओगे। मैं कह रहा हूं आपने 22 के चुनाव में जब आप निकले तो आपने मंच से कहा उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, सारे लोग बेरोजगार, एक किसी को रोजगार नहीं, महिलाएं मारी जा रही, दलित मारे जा रहे, पीडीए के लोग मारे जा रहे, पिछड़े, ये सब बातें आपने कही थी ना। नहीं, आप 22 क्यों जा रहे हैं, 24 अरे तक भाई, ना विमर्श, उसके बाद 24 मैं क्या कह रहा हूं, आपने ये बातें 22 में नहीं कही थी, 22 में क्या आप ये कह के गए थे? अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ भाई, सवाल ही नहीं सुनोगे तो क्या जवाब दोगे? मेरा प्रश्न 22 में क्या अखिलेश जी ये कहने आए थे मंच पर कि योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है, हमारी तरफ से इन्हें वोट दे दो, ऐसा बोले थे क्या? 22 में ऐसा बोले थे कि योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है, इन्हें वोट दे दो? नहीं ना। ये 24 चर्चा करिए ना। मैं तो 14 से चर्चा कर लूंगा धर्मेंद्र जी, मैं 14 से लेके और 22 इलेक्शन तक सबकी चर्चा कर लूंगा। आपके पास एक 24 है, 14 से 22 इलेक्शन तक के 20 चुनावों में आपके पास एक 24 है, उसके अलावा एक भी चीज नहीं जो आपके चेहरे को उज्जवल करे। इलेक्शन की बात तो मत ही करिए, बाई इलेक्शन में क्या, इसलिए छोड़ दीजिए, उनसे सब ना पढ़ो। बाई इलेक्शन में किस तरह से मतों की चोरी की गई, किस तरह से मत डालने से वंचित किया गया, किस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग अच्छा 24 में नहीं हो पाया था, 24 में आपकी लाठी में दम थी इसलिए प्रयास किया। ठीक धर्मेंद्र जी, अभी रुकना, रुकिए भाई रुकिए। 24 में आप दादा पहलवान थे और 22 इलेक्शन में आप कमजोर हो गए, आप ननकू हो गए 22 इलेक्शन में, और 24 में आप रुस्तमे हिंद थे, 24 में आप रुस्तमे हिंद थे, 24 में आप रुस्तमे हिंद थे, ऐसा कह रहे हो क्या? और 22 में घराऊ हो गए थे, ननकू, ऐसा बोल रहे हैं क्या कि आपको तमंचा लगा के डरा दिया लोगों ने, और 22 में आप दादा पहलवान थे? एक नियम रखो, एक नपना रखो महाराज। आप 14 हारे जब आप सरकार में थे उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में आपकी सहयोगी सरकार थी। आप 17 हारे, अपनी खुद की सरकार हार गए। आप 22 हारे, आप स्थानीय निकाय के चुनाव हारे, आप पंचायत के चुनाव हारे, आप बाई इलेक्शन हारे। केवल 24 की बात, और उसमें भी ऐसा नहीं कि आपने 80 में 80 जीत ली ना, या 70 जीत ली, ऐसा भी नहीं। समाजवादी पार्टी और भाजपा में कितनी सीटों का अंतर है 24 में? कितनी सीटों का अंतर है? 2-4 दर्जन का अंतर है क्या? नहीं ना। फिर ये आप आकाश और ये पाताल कैसे हो गए? कितनी सीटों का अंतर है? मैं राघवेंद्र जी से कहूंगा तब तक इंटरनेट से निकाल के रखो, 24 में कितनी सीटें सपा की थी और कितनी भाजपा की थी। कितना अंतर है भैया, जिसमें आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाए और इनको फटीचर कह दें। क्या इनकी 10-5 सीट थी? हमने तो तब भी सपा को ऐसा नहीं कहा कि सपा को खारिज कर दो, लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई, जब सपा की 2 लोकसभा चुनाव में लगातार 5-5 सीटें आई, कुल 5। इनकी 5 तो नहीं आई, 5 तो नहीं आई ना, 5 तो नहीं आई ना यूपी में। इनकी 33 है शायद, मेरे ख्याल से 33, 32, 33, और आपकी 36, यही ना 37, कुल 4 सीट का अंतर है ना। तो उसको आकाश और पाताल ना बताओ धर्मेंद्र बाबू, फिर ज्यादा हो जाएगा, इस पे लोग आक्षेप करेंगे। ये तब होता जब आपकी 70 सीटें होती क्या, और इनकी उतनी सीटें होती जितनी आपकी 2 लोकसभा चुनावों में रही, 5-5। तो मैं कहता भाजपा सपा हो गई, ना भाजपा सपा हुई और ना सपा भाजपा हो पाई अभी उत्तर प्रदेश में, ना, कतई नहीं। खैर राघवेंद्र जी, कहा जा रहा है कि आप मुद्दा बदलने के चक्कर में लगे हो, इसलिए आपने नमाज का विषय उठा दिया है ताकि मुद्दा बदल दिया जाए, और जो बाकी जो मुद्दे हैं इस वक्त समाज के, उनको
टालने के लिए, उनको नेपथ्य में ढकेलने के लिए आपने नमाज का ये नया राग छेड़ दिया है। राघवेंद्र जी, अनम्यूट करो भैया। हाँ जी अमिताभ जी, जी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा, सटीक और स्पष्ट रूप से कहा। पहले भी उन्होंने यही इसी प्रकार की भाषा बोली है, वो किसी लगी लिपटी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था जो जिस भाषा में समझेगा उसमें समझाया जाएगा, उसी प्रकार से इन्होंने ये कहा, कोई गलत थोड़ी ना कहा है। क्या सड़कें नमाज पढ़ने के लिए है क्या? अमिताभ जी, मैं कानपुर में बैठा हुआ हूं, मैं कानपुर की बात करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पर सड़कों में कुर्बानी होते हुए देखा है। 2017 से मैंने देखा हुआ है, रिक्शों में खुलेआम खाल उतरे हुए गाय भैंस दिन में ले जाते हुए देखा हुआ है। सैकड़ों गाय अवैध रूप से चल रही है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग नाक में कपड़ा रख के निकल रहे हैं। ये स्थितियां मैंने देखी है। उत्तर प्रदेश में मैंने अमिताभ जी देखा है अवैध स्लेटर हाउस। कानपुर में मैंने देखा है अवैध स्लेटर हाउस सैकड़ों की संख्या में काम करते थे। ये बात कर रहे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में कब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी? अरे मानवर, यहाँ तो सड़कों में कुर्बानी होती थी, सड़कों पर मस्जिदें बना दी जाती थी, सड़कों पर कब्रें बना दी जाती थी उत्तर प्रदेश में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, तो आपकी भाषा ये बदली हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश या देश में रहना, आपको संविधान के दायरे में रहना होगा, संविधान के दायरे में काम करना होगा। आप लोग अपने लिए हर तरीके की व्यवस्थाएं अलग चाहिए, खाने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, रहने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, पहनने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, अपने कानून अलग चाहिए, बात करते हैं संविधान की। अरे मानवर, संविधान के साथ रहना चाहिए, हर बात पे हुज्जत करने से काम नहीं चलता है। अरे मानवर, देश में एक पारसी समाज भी रहता है जो 0.25% से भी कम है, उसको कभी कोई देश में दिक्कत नहीं हुई। सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं होती है। मैं बड़े ही कष्ट के साथ कहना चाहता हूं, देश में इस्लाम समाज रहता है, हर विषय को लेकर भवंडर खड़ा कर देता है। अरे मनोहर योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी? उन्होंने सीधी सटीक भाषा में बात कही, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, तो आपको मान लेना चाहिए। यहाँ पर आकर के छाती ठोक के कहने लगते हैं नहीं पढ़ने के लिए चाहिए, मस्जिद में जगह कम होती है। ये सब करने की बातें हैं क्या? तो सड़कें आप घेर लोगे, मस्जिद में जगह कम है तो सड़कें घेर लोगे। अरे आने जाने के लिए सड़कें होती है, कोई बीमार निकल रहा है कि एम्बुलेंस निकल रही है, बच्चे घर जा रहे हैं, महिलाएं घर जा रही हैं, इस प्रकार की व्यवस्था सड़कों के लिए। आपको तो इन विषयों पर डिबेट ही नहीं करनी चाहिए, सीधे सीधे बात करनी चाहिए। हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान के दायरे में ये बात कही है, इसको सभी को मानना चाहिए। राजनीतिक दलों का क्या कहने, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार से मुस्लिम तुष्टिकरण करते करते पश्चिम बंगाल हार गए हैं, बिहार हार गए हैं, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है अमिताभ जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या दलील उल्टी सीधी दे रहे हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब आप 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समझ में आ जाएगा आप कहां पर खड़े हैं। अरे अभी सुधर जाइए, देश और प्रदेश की जनता बदल चुकी है। आज से 25 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। आज का बच्चा जान गया है आप लोगों ने मुसलमानों का कितना भला कर दिया है, आप लोगों ने पिछड़े वर्ग का कितना भला कर दिया है। नए नए सुगुफे लेकर के आ जाते हैं, कभी अंबाई लेकर के आ जाते हैं, धर्मेंद्र जी कहना चाह रहे हैं, दिखाइए दोनों। विकास में बात करना चाहते हैं, विकास में बात करना चाहते हैं, चलिए चर्चा करते हैं विकास की। आपके समय में कितना बेरोजगारी थी? जिसने जनता में अपना विश्वास खो दिया है, जो फर्जी सरकार चला रहे हैं, वो लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं। राघवेंद्र जी बोलते समय ध्यान दीजिए कि देश के अंदर आपने क्या कर रखा है। आपको याद है जब प्रधानमंत्री जी एक गिरजाघर में ब्लेसिंग्स ले रहे थे, तो उस दौरान आपने क्या किया? 2 दर्जन गिरजाघरों में आपने तोड़फोड़ की, आपको याद नहीं क्या? आप कुछ करके आप कह रहे हैं ईसाई बहुत यहाँ कुछ अमन चैन से है, आपके गुंडों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया आपको याद है कि नहीं याद है? 14 तारीख को आपने क्या किया आपको याद है कि नहीं याद है? 14 फरवरी को हमको लगता है आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है राघवेंद्र जी। आप प्रधानमंत्री जी जाकर के गिरजाघर में आशीर्वाद ले रहे थे, उसी दौरान आपके गुंडे 2 दर्जन गिरजाघरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। शर्म नहीं आती क्या आपको? इसी कानून का राज कहते हैं, यही आपका सबके लिए संविधान है, बराबर कानून है। कैसी बात आप करते हैं? आप हमसे बात करिए, आप देश की जनता को जवाब दीजिए, प्रदेश की जनता को कि आपने उनके लिए बुनियादी सवालों के, उनके जीवन यापन के बेहतर बनाने के
सरकार का मूल काम है, उसमें आपने कितना काम किया? आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अभी भी बैलगाड़ी से लोग ले जा रहे हैं। अभी परीक्षा होगी 6 महीने बाद, शर्म नहीं आती 6 क्या? महीने बाद परीक्षा होगी। अखिलेश यादव अभी कॉन्फिडेंस अभी डेवलप हो गए, अखिलेश यादव अपना कॉन्फिडेंस अभी तक हो गए, उसका कमाल करते हुए शर्म नहीं आई। चुनाव लड़ेंगे, आज की डेट में आपको जो वीडियो आते हैं कि अंधेरे में ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, विपक्षी भूमिका का निर्वहन करना सही ढंग से सीख लीजिए, राजनीति करना सही ढंग से सीख लीजिए। अखिलेश यादव आज तक 2017 के बाद से लेकर आज तक हर विषय में फेल हुए। महिला संबंधी अपराध में, दलित उत्पीड़न के अपराध में, हत्या, लूट, डकैती में देश में नंबर 1 किसमें बताइए? 2023 के सीमा मार्च के आंकड़े हैं, और किसमें आप सच्ची सरकार चला रहे हैं। आप लोग के समय में देखा हुआ है, आप लोग आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग, आप लोग अपराधियों का समर्थन करने वाले लोग, आप लोग अपराधियों से साझेदारी करने वाले लोग, आप लोग जिस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करने इलाहाबाद हमने क्या किया? हम लगातार देश की जनता ने नहीं देखा क्या? देश की जनता ने नहीं देखा क्या? आपको जनता ने बताया कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब जगह कहाँ है? आप लोग अगर उत्तर प्रदेश जनता ने बता दिया, राजनीतिक में आपका सफाया हो जाएगा। राजनीतिक ऑक्सीजन चाहिए, जो आपका जो जिस प्रकार से राजनीति करने का तरीका है, इसे बदलिए। आपने क्या किया? राजनीति करने के तरीके को बदलिए, प्रकाश डालिए क्या किया? राजनीति करने के उत्तर तरीके को प्रदेश के बदलिए। नौजवानों के लिए आपने क्या किया? छात्रों की पढ़ाई के लिए आपने क्या किया? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? कुछ किया बताइए? किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कुछ किया हो तो आप बताइए। भाई किसानों की आय भी बढ़ गई है, आलू और गन्ना कम हो गई है, सरकारी नौकरियां भी दी है, फसलों पे हम बेरोजगारी भी कम हुई है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र जी को भी और धर्मेंद्र जी को भी। मैं हाजी नाजिम खान साहब पर चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, जो बात धर्मेंद्र जी या बाकी विपक्षी दल हमेशा कहते हैं, तो मेरे भी दिमाग में मासूम से सवाल आ जाते हैं कई बार। एक फिर मासूम सवाल आ गया, क्या जब मान लो किसानों की नमाज, सड़क पर नमाज होने दें तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? सड़क पर नमाज होने दें, उत्पात होने दें तो रोजगार मिल जाएगा? मतलब सड़क पर नमाज ना रोकी जाए तो सब अच्छा हो जाएगा? सड़क पर नमाज नहीं हो, इस बात का रोजगार से क्या लेना देना है? रोजगार अलग विषय है, सड़क पर नमाज होना अलग विषय है। जब कोई ऐसा सवाल उठे तो तुरंत आ जाओ, बोले नहीं नहीं आप पहले ये बताओ। अरे ये क्यों नहीं बताए पहले कि सड़क पर नमाज बंद क्यों नहीं हो? और सरकारें ऐसे काम नहीं करती, पता नहीं किन की करती होंगी। समझदार सरकार कोई ऐसी नहीं काम करती। एक समय में एक ही काम होता है क्या? सड़क पर नमाज भी रुकेगी, उद्योग भी लगेगा। जेवर में एयरपोर्ट भी चालू हो गया और सड़क पर नमाज भी बंद करा दी। इसमें क्या तकलीफ है पेट में? बोले नहीं जेवर में वो एयरपोर्ट केवल बनाते, नमाज चलने देते। क्यों भाई? विकास भी हो रहा है और नमाज भी रुक रही सड़क पर, इसमें क्या दिक्कत है? हाजी नाजिम, एक जो विषय आता है बार बार, भारत में इस मुसलमान अकेला अल्पसंख्यक नहीं है। हालांकि मुसलमान तो अल्पसंख्यक है भी नहीं, क्या? जिसकी आबादी भी 20% को क्रॉस कर जाए वो अल्पसंख्यक प्रैक्टिकली कहीं से कहीं तक नहीं होता, कहीं से। जिस दिन अल्पसंख्यक की व्याख्या जिला आधारित हो गई, उसी दिन मुस्लिम नेताओं का सबसे बुरा दिन होगा। नाजिम साहब मेरी बात लिख लो, जिस दिन हिंदुस्तान में ये बात मान ली सरकार ने, मैंने हामिद कुरैशी थे ना, है ना? नहीं, हामिद अंसारी वो उपराष्ट्रपति। ये एक दौर में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। हाजी साहब सुन लो, मैं इनका इंटरव्यू लेने गया। अरविंद जी आप भी सुनिए। तो ये हैं तो कलाकार, तो इन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन मेरे भी दिमाग में एक मासूम सवाल तो रखते हूँ। अंत में मैंने कहा कि अंसारी साहब एक मेरा सुझाव है। बोले बताइए। मुझसे बड़ा प्रसन्न थे, बोले नहीं आप बड़ा चिंतनशील व्यक्ति हैं। मैंने कहा आप सरकार को ये रिकमेंड करो कि जिला स्तर पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की परिभाषा तय हो, और वो ज्यादा न चिढ़े, इसलिए मैंने कहा कि पंजाब में सिख माइनॉरिटी क्यों रहे, लद्दाख में बौद्ध माइनॉरिटी क्यों रहे, केरल में क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्यों रहे। नाराज हो गए, बोले तब थैंक यू, चलिए ठीक, थैंक यू। नाजिम साहब तब क्या करिएगा? जिस दिन जिले के आधार पर माइनॉरिटी तय हो गई तो आपका तो सारा खेल खत्म। दूसरी बात में
फिर पीस पार्टी और दूसरी पार्टियों का AIM का झंडा ही बेकार हो जाएगा। मैं समझना ही चाह रहा हूं कि आखिर बाकी माइनॉरिटी की जो तंजीमें हैं भारत में, उनको कहीं कोई लफड़ा नहीं। सारे लफड़े, सारे विवाद इस्लाम के साथ क्यों हैं, मुसलमानों के साथ क्यों हैं? नाजिम साहब, सिख है, बौद्ध है, नबौद्ध है, जैन है, पारसी है, इतने तो मुझे याद है जो माइनॉरिटी की लिस्ट में है भारत में। जी हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा कि अगर मुस्लिम का पूरी काउंटिंग हो जाए तो पता चल जाएगा। काउंटिंग नहीं, जिले के आधार पर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मिले क्या? अब सुन लीजिए, देखिए अमिताभ जी, आपने मासूम सवाल करा तो मासूम जवाब भी आप सुन लीजिए। देखिए बड़े प्यार से आपको सुनता हूँ और आपकी बातों को अच्छी तरीके से कोट भी करता हूँ। इतना हुनर मैंने आप ही से सीखा सर। और देखिए अभी 2018 की बात करूंगा मैं, लोकसभा उपचुनाव की बात करूंगा। आपको याद है योगी जी की सीट खाली हुई थी, तो पीस पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टी के साथ सपा, बसपा और अन्य पार्टियों के साथ चुनाव में मिलकर लड़ा था और वहां परवीन निषाद जी के रूप में वो सीट हासिल करी थी पीस पार्टी ने। और देखिए पीस पार्टी का एक ही नारा का, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये पीस पार्टी का। और रही बात यहाँ पर, आपने दिल्ली की बात करी, आपने कहा था कि पुरानी पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है। तो अभी आपको बता दूं कि एक RTI हुई थी रोहिणी के अंदर, 234 धार्मिक स्थल चिन्हित करे गए थे, जिसमें 229 मंदिर थे, 5 मस्जिद थे। ये तो रोहिणी के RTI की रिपोर्ट है। अब बाकी बता दीजिए और जगह जब RTI होगी तो वहां पर क्या परिणाम निकल के आएगा, या हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद में कितने ऐतिहासिक पार्क हैं, पार्कों में आज जाकर आप देखें कितने धार्मिक स्थल बने हुए हैं।